हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हो? क्या हाल है आप लोगों का? पर आवाज़ क्यों नहीं आ रही? पर आवाज़ मैं बोलूँगा तो आवाज़ आएगी ना। क्या हाल है आप लोगों के? हुँ, एंड प्रिपरेशन कैसी है? आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी है? हुँ, हुँ। मैं बिल्कुल ठीक। 20% प्रिपरेशन है, तो इसको आप 80% कर दें। सुबह पढ़ते हैं आप और रात को भूल जाते हैं आप। ऐसा क्यों है? गजनी हो गए हैं आप? हुँ, गजनी हो गए हैं क्या? आमिर? अच्छा, आज की जो क्लास है ना, आज की क्लास है जो, इसको डिजाइन करने में मुझे पूरा दिन लगा है। उसके रीजंस हैं। आज की जो क्लास मैंने डिजाइन की है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपको अपनी प्रिपरेशन का आइडिया हो जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। ठीक है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास इन योर एंटायर प्रिपरेशन। जितनी भी आपने प्रिपरेशन की है सीएसएस की, जितनी भी क्लासेस ली होंगी, ठीक है, इसको मैंने पूरा दिन बैठ के डिजाइन किया है। इसमें आपको एस्से के आर्ग्यूमेंट्स भी पता चलेंगे कि इंग्लिश एस्से किस तरह से लिखते हैं। आपको आइडिया हो जाएगा कि पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स में मार्क्स क्यों कम आती हैं। आपको राइटिंग स्टाइल, एक्सप्रेशन पता चलेंगे, कौन से स्टैंडर्ड, कितने स्टैंडर्ड के होने चाहिए। मैंने केयरफुली ये डिजाइन की है आज की क्लास। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास फॉर ऑल ऑफ यू। और इसमें जो पर्टिकुलरली जो मैंने क्वेश्चंस डिजाइन किए हैं फॉर यू, वो पेपर में भी आ सकते हैं। वो पेपर में भी आ सकते हैं। टॉपिक्स ही मैंने ऐसे चूज किए हैं। तो जितने भी आए स्टूडेंट्स, क्लास ध्यान से सुन के जाना। ठीक है? आपको खुद को ये आइडिया हो जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। ठीक है? कहाँ स्टैंड करते हैं, आपकी प्रिपरेशन किस लेवल तक है। 20% आप कह रहे हैं, 30% कह रहे हैं, जितनी भी कह रहे हैं, आप क्लास के एंड तक मैं आपसे पूछूंगा, अब बताएं आपकी प्रिपरेशन कितनी परसेंट है। ठीक है? क्लास के एंड में मैं आपसे पूछूंगा। पर्टिकुलरली आपको इससे के आर्ग्यूमेंट्स भी पता चलेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज बेसिकली करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स सेशन वर्कशॉप। क्योंकि मैं अपने सेशन में पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स को सेपरेट नहीं करता। जो भी मेरे सेशंस हुए हैं, करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स को मैंने कंबाइन करके ही पढ़ा है आप लोगों को। अवेल्यूशंस भी मैंने कंबाइन करके ही करता हूँ, अवेल्यूएट करता हूँ। ठीक है? तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है, ये स्टेटमेंट, जिस नेचर के क्वेश्चंस आते हैं पाकिस्तान अफेयर्स में, उस ही नेचर का मैंने क्वेश्चन बनाया है। इसको ध्यान से पढ़ो। When population is denied to basic fundamental rights, including freedom of speech, right to employment, and other socio-economic needs, it turns into a mass movement overthrowing the governments. ठीक है? Again, when population is denied the basic fundamental rights, including freedom of speech, right to employment, and other socio-economic needs, it turns into a mass movement overthrowing the governments. Contextualize it को, आपने कंटेक्चुलाइज करना है बांग्लादेश क्राइसिस में।
ठीक है। also do you do you think that such a mass movement can occur in Pakistan considering the grievances of the people? क्वेश्चन के कितने पार्ट्स हैं बताओ मुझे, इस क्वेश्चन के कितने पार्ट्स हैं? आपसे व्हाट इज बांग्लादेश क्राइसिस भी नहीं पूछा गया। व्हाट इज बांग्लादेश क्राइसिस नहीं पूछा गया। ठीक है। गिवन स्टेटमेंट है, गिवन स्टेटमेंट है, when population is denied to the basic fundamental rights including freedom of speech, right to employment and other socio-economic needs, it turns into the mass movement overthrowing the governments। एग्जामिनर ने एक स्टेटमेंट दी है आपको, आपको कंटेक्चुअलाइज करना है द गिवन स्टेटमेंट इनटू द बांग्लादेश क्राइसिस। अगेन सेकंड पार्ट में आपसे पूछ रहा है, also do you think such a mass movement can occur in Pakistan considering the grievances of the people, considering the grievances of the people। जो मोस्ट फंडामेंटल मिस्टेक होती है, ठीक है, फंडामेंटल मिस्टेक्स जो होती हैं, जितनी असाइनमेंट्स में मैंने आल दो कोई कितनी असाइनमेंट्स एवेल्यूट की होंगी मैंने पूरे साल में, कोई 700 पाकिस्तान अफेयर्स करंट अफेयर्स की असाइनमेंट एवेल्यूट की होंगी मैंने। मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो होती है यहां से होती है, फौरन से आप लिखते हो ओवरव्यू, ओवरव्यू ऑफ बांग्लादेश क्राइसिस। बांग्लादेश क्राइसिस में ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। आपसे तो वो डायरेक्ट बांग्लादेश क्राइसिस पूछ ही नहीं रहा, आपसे बांग्लादेश क्राइसिस तो उसने डायरेक्ट पूछा ही नहीं है। आपको गिवन स्टेटमेंट है, उसकी बेसिस या उसके ही कॉन्टेक्स्ट में लिखना है। फिर आपसे वो पूछ रहा है क्या सच ए मास मूवमेंट जो कि बांग्लादेश में आई है वो पाकिस्तान में आ सकती है, नहीं आ सकती। इस पार्ट पे, इस पार्ट पे एग्जामिनर जज कर लेगा कि आप एंटी नेशनल तो नहीं है या एंटी गवर्नमेंट तो नहीं है या कोई रिबेल माइंड तो नहीं है आपका, रिबेल माइंड। जी, आपका कोई रिबेल माइंड तो नहीं है। हाँ जी। ये जो गिवन स्टेटमेंट होती है, आपने क्वेश्चंस में देखे होंगे, गिवन स्टेटमेंट होती है, आप इसको इग्नोर करते हैं। वाई, क्यों? एग्जामिनर ने जब लिखा है खुद, तो किसी मतलब उसके माइंड में कुछ तो होगा ना, आपने इसको प्रूव करना पड़ता है। क्वेश्चन अभी मैं डील नहीं कर रहा असलान, पहले समझो। गिवन स्टेटमेंट जो होती है, ठीक है, उसको आपने प्रूव करना पड़ता है पहले। अगर आप इसको निगलेक्ट करते हैं, एग्जामिनर भी आपको भी निगलेक्ट करेगा फिर। ठीक है। अब इसका इंट्रोडक्शन किस तरह से बनेगा, देखो, आउटलाइन, ठीक है, इंट्रोडक्शन। फंडामेंटल राइट्स आर द बेड। ये रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है? आपना रिकॉर्डिंग अलो नहीं है, नहीं होगी। डोंट डिस्टर्ब मी, ठीक है, मुझे पहले पढ़ाने दो। Fundamental rights are the bedrock of democratic societies, ensuring that government respect and uphold the principle of justice, liberty, equality before law। मैंने क्यों लिखा फंडामेंटल राइट्स के बारे में? बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट प्रूविंग या ओवरव्यू। इंट्रोडक्शन क्या होता है? ओवरव्यू होता है ना, एन ओवरव्यू ऑफ योर आंसर, ओवरव्यू होता है। ठीक है, तो गिवन स्टेटमेंट की मैं इंपॉर्टेंस बता रहा हूं। फंडामेंटल राइट्स, बेसिकली कीवर्ड जो है इस क्वेश्चन में फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स कीवर्ड होता है एक क्वेश्चन में। फंडामेंटल राइट्स आर द बेड, ओपनिंग लाइंस ही मेरी, ओपनिंग लाइंस, ओपनिंग लाइंस इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स से डील कर रही हैं। गेटिंग माय पॉइंट? ओपनिंग लाइन से ही मेरी कीवर्ड को डील कर रही है।
Fundamental rights are the bedrock of democratic societies, ensuring that government respect and uphold the principle of justice, liberty, equality before law. ठीक है? The denial of fundamental rights create a sense of shared identity and grievances among the marginalized group, leading to the overthrowing the governments and the monarchies, as happened in the French Revolution, Russian Revolution, and Arab Spring. यहाँ पे मैंने गिवन स्टेटमेंट को हिस्टोरिकली प्रूव किया। हिस्टोरिकली कौन सी गिवन स्टेटमेंट? दैट वन, गिवन स्टेटमेंट। यहां तक गिवन स्टेटमेंट है, इसका मैंने ओवरव्यू दे दिया, एन ओवरव्यू। ओके, ये चीज समझो। और लैंग्वेज आप देखो, ठीक है? लैंग्वेज, आप लैंग्वेज पे फोकस करना, लैंग्वेज एंड कोहेरेंस, ये दोनों चीजें देखना आप, चीजें किस तरह से कनेक्टेड है। एज हैपेंड इन दी फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, अरब स्प्रिंग, द सिमिलर मास मूवमेंट। अब इसको मैं कॉन्टेक्चुअलाइज कर रहा हूं यहां से बांग्लादेश क्राइसिस में, क्योंकि एग्जामिनर ने आपसे पूछा है कि कॉन्टेक्चुअलाइज द फंडामेंटल राइट्स या डिनायल ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन टू दी बांग्लादेश क्राइसिस, तो हम यहां से कॉन्टेक्चुअलाइज करेंगे बांग्लादेश क्राइसिस में। द सिमिलर मास मूवमेंट अकर्ड लास्ट ईयर व्हेन द पीपल ऑफ बांग्लादेश वर subjected to the atrocities, denial of employment, repression by the state, rising inflation and enforced disappearances. ये क्या है? फंडामेंटल राइट्स। ओके, कि बांग्लादेश में भी फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही थी। Hasina Wajid's government attempted to quell the protest, killed and disappeared thousands of people, and shut down the internet. However, her attempt backfired as the bloodshed brought the Bengalis from all walks of life into the streets, ठीक है, leading to her ouster। यहां से क्या मैंने प्रूव किया कि डिनायल ऑफ फंडामेंटल राइट्स लीड्स टू ouster ऑफ हसीना वाजिद। ओके, अब यहां पे आती है आपकी स्टंस, आपसे स्टंस पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में आपसे यहां पे स्टंस पूछा गया है, ये स्टंस है यहां। विदाउट स्टंस ये आंसर मीनिंगलेस है। अगर आप अपना स्टंस नहीं लेते ये आंसर मीनिंगलेस है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बीइंग अ सिविल सर्वेंट यू हैव ऑलवेज टू बी अ पॉजिटिव। आपने पॉजिटिव मेंटेलिटी से जाना है, या इस तरह से नहीं ले सकते कि पाकिस्तान जो है, मिलिट्री जो है ऑपरेशन कर रही है लोगों पे, गवर्नमेंट उससे मिली हुई है, मास मूवमेंट जरूरी है पाकिस्तान में। ये कभी भी ना लिखना, ठीक है? ये कभी भी हरकत ना करना जी, ये कभी भी हरकत ना करना। अगर पास होना है तो आपने, ठीक है, पास होना है। बीइंग अ सिविल सर्वेंट आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। However, the possibility of such a mass movement in Pakistan is very bleak, despite the grievances of the people. बेशक हम इसको मानते हैं कि ग्रीवेंसेस हैं, बलोचों की ग्रीवेंसेस हैं बेसिकली, ठीक है, बलोच भाइयों की ग्रीवेंसेस हैं बेसिकली, उनकी ग्रीवेंसेस हैं। एज पाकिस्तान पॉलिटिक्स इज हाईली पोलराइज्ड, जिस स्टेट में पॉलिटिकल पोलराइजेशन होती है ना, उसमें मास मूवमेंट नहीं आते। क्यों? सोसाइटी डिवाइडेड होती है। मास मूवमेंट के लिए यूनिटी चाहिए, यूनिटी चाहिए अमंग द मासेस, बेसिक पता होनी चाहिए आपको। और बांग्लादेश में डाइवर्सिटी इतनी नहीं है, पाकिस्तान में डाइवर्सिटी है, पाकिस्तान में डाइवर्सिटी है।
नंबर टू, ये कौन लिख रहा है स्क्रीन पे? अगेन आई एम सेइंग डोंट डिस्टर्ब मी। जी, पाकिस्तान में डाइवर्सिटी है। नंबर टू, कोलिएशन गवर्नमेंट है। पीटीआई के अलावा बाकी सारी पार्टीज गवर्नमेंट में है। और यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज रीजनल बेसिस पे बनी हुई है। सिंध में पीपी है, पंजाब में पीएमएलएन है, केपी में पीटीआई है, बलूचिस्तान में तो पता नहीं किसकी गवर्नमेंट है। ठीक है, तो मास मूवमेंट का कोई चांस ही नहीं होता। एम्प्लॉयमेंट पे आते हैं। एम्प्लॉयमेंट में भी आते हैं। सीएसएस में शेयर है हर प्रोविंस का। 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोविंसेस आर provinces are more powerful than the central government. तो सच a mass movement cannot occur in Pakistan. ये मेरा स्टंस है। ये मेरा स्टंस है। ठीक है, has due share in the civil services and after the 18th amendment provinces are more powerful than the center. ये इस तरह से लिखा जाता है एक इंट्रोडक्शन, चाहे इससे हो, चाहे आपका करंट अफेयर्स का पेपर हो या पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर हो। इस क्वेश्चन को अगेन पढ़ो। When the population is denied to the basic fundamental rights, including the freedom of speech, right to employment, and other socio-economic needs, it turns into a mass movement overthrowing the governments. हम इसको हिस्टोरिकली भी प्रूव किया, ओवरव्यू दे दिया हमने। ठीक है, ओवरव्यू हमने दे दिया। अगेन वो आपसे पूछ रहा है कि कंटेक्चुअलाइज द गिविंग स्टेटमेंट इनटू द बांग्लादेश क्राइसिस। आपसे बांग्लादेश क्राइसिस डायरेक्ट नहीं पूछ रहा आपसे। व्हाट इज बांग्लादेश क्राइसिस या एन ओवरव्यू ऑफ बांग्लादेश क्राइसिस नहीं पूछ रहा आपसे। आपने बांग्लादेश क्राइसिस को गिवन स्टेटमेंट किया, फंडामेंटल राइट्स की एक कॉन्टेक्स्ट में लिखना है। ये चीजें समझें। फिर आपसे वो दोबारा पूछ रहा है कि क्या ये सच अ मास मूवमेंट, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ सच अ मास मूवमेंट इन पाकिस्तान। यहां पे आता है आपका स्टंस। स्टंस एग्जामिनर आपकी मेंटेलिटी चेक कर रहा है और इसकी जो इंट्रो लाइन है, लाइन से है इंपॉर्टेंस हम बता रहे हैं फंडामेंटल राइट्स की। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आर द बेड रॉक ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटीज। मैंने यहां पे इंपॉर्टेंस बता दी, इंपॉर्टेंस बता दी। उसके बाद मैं बता रहा हूं कि फंडामेंटल राइट्स का जो वायलेशन है या डिनायल है, उससे क्या होता है, मोनार्कीज या गवर्नमेंट्स ओवरथ्रो हो जाती है, जैसे कि हमने पास्ट में भी देखा है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो, रशियन रिवॉल्यूशन हो या अरब स्प्रिंग हो। यहां से फिर हम कनेक्ट कर रहे हैं इसको द सिमिलर मास मूवमेंट के occurred in Bangladesh because of the violation of fundamental rights of the Bengalis. ठीक है, फिर हमने यहाँ पे पूरी वायलेशन का ओवरव्यू दे दिया विदाउट गोइंग इनटू डिटेल। इंट्रो में डिटेल में नहीं जाया जाता। और यहां से हमने इंस्टेंस लिया लास्ट में कि ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे कोई मास मूवमेंट आ जाए, क्योंकि सिचुएशन बांग्लादेश की डिफरेंट है। ठीक है, पाकिस्तान में पोलराइजेशन है, डाइवर्सिटी है, कोलिशन गवर्नमेंट है। इस तरह से एक इंट्रोडक्शन लिखा जाता है पेपर में। बताओ मुझे, आप लिखते हो इसे? जी दे सकते हैं जैनब, दे सकते हैं। मुझे बताओ, ऑनेस्टली बताओ। लैंग्वेज, लैंग्वेज आपकी लैंग्वेज कोहेरेंस, कनेक्टिविटी ऑफ आइडियाज, इस तरह से करते हो आप? हम्म, जी। इंट्रोडक्शन के बाद फर्स्ट हेडर बना, फर्स्ट हेडर आपका, फर्स्ट हेडर जो मैं बना रहा हूं कौन सा, द डिनायल ऑफ फंडामेंटल राइट्स लीडिंग टू ऑस्टर गवर्नमेंट्स एंड मोनार्कीज अ हिस्टोरिकल व्यू। क्यों दे रहा हूं मैं? बिकॉज एग्जामिनर ने हमसे
हमें गिवन स्टेटमेंट या हमें इंपॉर्टेंस बताई हुई है, ये चीज दी हुई है, इसको हमने एक पैराग्राफ इस पे लिखेंगे, पैराग्राफ हम लिखेंगे इस पे, क्योंकि एग्जामिनर ने स्टेटमेंट दी हुई है, वी हैव टू प्रूव इट, वी हैव टू प्रूव इट। और हेडर जो आपके होते हैं, मेन हेडर, ये आपके क्वेश्चन को डायरेक्ट एड्रेस करते हैं, क्वेश्चन को डायरेक्ट एड्रेस करते हैं। सब हेडर्स जो होते हैं आपके मेन हेडर्स को एड्रेस करते हैं, कल भी मैंने बताया था आपको, ठीक है। और जो मेन हेडर होंगे, ये दिस इज दी मैन हेडर, ये मेन हेडर है। द डिनायल ऑफ फंडामेंटल राइट्स लीडिंग टू ऑस्टर गवर्नमेंट्स एंड मोनार्कीज हिस्टोरिकल व्यू थ्रू आउट द हिस्ट्री। अगर मैं लिखता, अगर इस पे, अगर मैं लिखता इस पे तो मैं इस तरह से लिखता, throughout the history there are the various examples of mass movement emerging in response to the denial of fundamental rights। ये मेरे इस पैराग्राफ के, इस मेन हेडर का पैराग्राफ की ओपनिंग लाइंस यही होती, अगर मैं लिखता इस तरह से ओपनिंग लाइंस होती। फिर बाद में एग्जांपल्स देता मैं, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड अरब अरब स्प्रिंग। Throughout the history, there are the various examples of mass movement merging in response to the denial of fundamental rights। नंबर वन, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आप देखो, 18 और फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अरब स्प्रिंग, ये एग्जांपल्स इनफ हैं टू प्रूव योर मेन हेडर। ठीक है, डिटेल में हमने नहीं जाना, हमने हमने सिर्फ एग्जामिनर की जो गिवन स्टेटमेंट है उसको प्रूव करना है, दैट्स इट। अब हम इसको आते हैं यहाँ पे बांग्लादेश की क्राइसिस में, इसको कंटेक्सचुलाइज करते हैं। द डिनायल ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन बांग्लादेश लीडिंग टू हसीना वाजिस आउस्टर। फंडामेंटल राइट्स कीवर्ड है, इस क्वेश्चन में कीवर्ड इज फंडामेंटल राइट्स। तो मेरे मेन हेडर्स में फंडामेंटल राइट्स आपको मिलेगा, जो हम मेन हेडर बनाएंगे उसमें फंडामेंटल राइट्स इज अ कीवर्ड। नंबर वन, इलेक्शन रिगिंग एंड हर ऑटोक्रेटिक रूल। ठीक है, इलेक्शन रिगिंग एंड हर ऑटोक्रेटिक रूल। नंबर टू, enforced disappearances and extrajudicial killings। Number three, suppressing opposition using state institution and declaring the opposition anti-national। जिसे मोदी करता है ना, मोदी अगर कोई भी इंडिया में पाकिस्तान से अच्छे कोऑर्डिनेट रिलेशंस के लिए बात करता है तो फौरन से डिक्लेयर कर देते हैं एंटी नेशनल है। पाकिस्तान में भी किया जाता था कि जो मोदी का यार है गद्दार है, गद्दार है। और दिस इज रियली एब्सर्ड, क्योंकि नेबरहुड की पॉलिसी हमारी सही होनी चाहिए। यू के नॉट फाइट। अब मैं कोई प्रो इंडिया नहीं हूं, लेकिन रेशनल बेसिस पे अगर देखा जाए तो नेबरिंग कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशन होने चाहिए, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। नंबर फोर, ठीक है, नंबर फोर, डिनायल टू इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, कोटा सिस्टम, क्योंकि ये पूरा प्रोटेस्ट कोटा सिस्टम पे हुआ था वहां पे बांग्लादेश में। नंबर फिफ्थ, इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक डिस्पेरिटीज, हैव एंड हैव नॉट्स। वहां पे सोसाइटी में कुछ एलीट जो हैं कब्जा किया हुआ था वहां पे बांग्लादेश की सोशो इकोनॉमिक लाइफ पे, तो डिवीजन थी सोसाइटी में, हैव एंड हैव नॉट्स। ये देखो, ये सब हेडर्स हैं, ये सेंटेंस फॉर्म में है, सेंटेंस फॉर्म में। ये जो आप लिखते हो ना, वन वर्ड और टू वर्ड हेडर, ये किसी भी काम के नहीं है। दे डू नॉट कन्वे एनी मीनिंग, कोई भी मीनिंग कन्वे नहीं करते वो, वन और टू वर्ड हेडिंग या फ्रेजेस यूज करते हैं आप। हेडर्स आपके चाहे ऐसे हो, चाहे आपका करंट अफेयर्स हो या पाकिस्तान अफेयर्स हो, हेडर्स इस तरह से ही बनते हैं आपके, आउटलाइंस में भी एज वेल एज अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। नंबर फिफ्थ, इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक डिस्पेरिटीज। फैक्ट्स देंगे ना, ऑब्वियस सी बात है, कभी सजाद फैक्ट्स देंगे बिल्कुल, ये तो समझो टॉपिक सेंटेंस है। हम ना, बिल्कुल बिल्कुल, वो एग्जामिनर आपसे यही पूछ रहा है।
लेकिन बीइंग अ सिविल सर्वेंट आपकी अप्रोच हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। मैं यही सिखा रहा हूँ आपसे आपको, ठीक है, यही सिखा रहा हूँ मैं आपको। नंबर 6, कर्बिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड सप्रेसिंग डिसिडेंट वॉइसेस। अगर कोई कुछ बोले गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो फौरन से हसीना वाजिद जो है डाले भेज देती थी, ठीक है। अगर कुछ कोई बोले वहां पे तो फौरन से हसीना वाजिद डाले भेज देती थी, ठीक है। अब यहां से देखें, जहां से देखें, क्वेश्चन क्या था? बांग्लादेश क्राइसिस में हमने कॉन्टेक्सचुलाइज कर दिया। Also, do you think such a mass movement can occur in Pakistan considering the grievances of the people? पहले आप grievances तो बताएं, देन आप सच अ मास मूवमेंट पे कमेंट कर सकेंगे। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फौरन से लिख लेते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ सच अ मास मूवमेंट इन पाकिस्तान। भाई पहले ग्रीवेंसेस तो बताओ, कौन सी ग्रीवेंसेस हैं? विदाउट डिस्कसिंग ग्रीवेंसेस कमेंटिंग ऑन सच अ मास मूवमेंट इज एब्सर्ड, ठीक है। ग्रीवेंसेस तो बताओ ना पहले। देन हमारा फोर्थ मेजर हेडर क्या बनेगा? मेजर ग्रीवेंसेस ऑफ पीपल ऑफ पीपल इन पाकिस्तान। सबसे पहले अगर ग्रीवेंसेस है, देखो ग्रीवेंसेस मैंने किस तरह से लिखी है, इस चीज को ध्यान से देखें। विदाउट एनी कंट्रोवर्सी, विदाउट एनी कंट्रोवर्सी वर्डिंग एंड एक्सप्रेशन मैटर करते हैं। देखो, पीपल ऑफ बलूचिस्तान डिमांड रिप्लेसिंग द सिक्योरिटी सेंट्रिक गवर्नमेंट, क्योंकि बलूचिस्तान में सिक्योरिटी सेंट्रिक गवर्नमेंट रही है हमेशा। ना यहाँ पे मैंने एंटी आर्मी ना एंटी गवर्नमेंट बात कर रहा हूँ, ठीक है, बात करने का तरीका होता है। पीपल ऑफ बलोचिस्तान डिमांड रिप्लेसिंग सिक्योरिटी सेंट्रिक गवर्नमेंट पैराडाइम विद अ डेवलपमेंट ओरिएंटेड मॉडल, कि जो वहां पे सिक्योरिटी सेंट्रिक गवर्नमेंट है उसको आप रिप्लेस करके डेवलपमेंट पे फोकस करें, डेवलपमेंट ओरिएंटेड मॉडल लाएं वहां पे। कोई भी कंट्रोवर्सी है इसमें? बताओ मुझे, एनी कंट्रोवर्सी इन दिस स्टेटमेंट? हम्म, क्या यहाँ पे कोई कंट्रोवर्सी है? सारे बताओ मुझे। कि बलूचिस्तान में सिक्योरिटी सेंट्रिक गवर्नमेंट है, आप उसको रिप्लेस करके डेवलपमेंट ओरिएंटेड मॉडल इंप्लीमेंट करें, ठीक है। नंबर टू, द कंसर्न ओवर enforced disappearances is they have made it communities grievances rather than the security matter। दूसरा कंसर्न क्या है उनका? यही है ना, enforced disappearances। उन्होंने बलूचिस्तान भाइयों ने हमारे उसको सिक्योरिटी मैटर से ऊपर बढ़ कम्युनिटी ग्रीवेंसेस का इशू बनाया हुआ है, कि ये कम्युनिटी की, हमारे कम्युनिटी का इशू है ये। नंबर 3, सप्रेसिंग द अपोजिशन हु सो एवर इन पावर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ये नहीं लिखा कि प्रेजेंट गवर्नमेंट इज सप्रेसिंग, मैंने लिखा सबको रगड़ा दे दिया, मीनिंग दैट मैंने अपनी न्यूट्रल पोजीशन डिक्लेयर कर दी कि जो भी पावर में आता है, चाहे पीटीआई हो, चाहे नून लीग हो, चाहे पीपीपी हो, वो अपोजिशन को सप्रेस करता है। यहाँ पे मैंने अपनी न्यूट्रल पोजीशन ले ली, ठीक है, मैं न्यूट्रल हूं, जो भी गवर्नमेंट में आता है अपोजिशन को सप्रेस करता है। जब अपोजिशन गवर्नमेंट में आती है वो फार्मर गवर्नमेंट को सप्रेस करती है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप इस तरह से लिखते ना कि गवर्नमेंट इज सप्रेसिंग द अपोजिशन, मीनिंग दैट यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट गवर्नमेंट, एंटी गवर्नमेंट, एंटी स्टेट इंस्टीट्यूशन, ये काम नहीं चलता। नंबर 4, राइजिंग इन्फ्लेशन एज पीपल कैन नॉट अफोर्ड थ्री टाइम मील अफोर्ड नहीं कर सकते, फेयर डिमांड है, ठीक है, फेयर डिमांड है। नंबर 5, इंटरनेट शटडाउन काजिंग बिलियंस ऑफ रुपीस, ये मैं खुद नहीं कर रहा, रिपोर्ट भी है इस पे, रिपोर्ट्स भी हैं इस पे कि इंटरनेट शटडाउन से, ये मैं खुद नहीं कह रहा, रिपोर्ट शटडाउन से, इंटरनेट शटडाउन से जी लॉस होता है। नंबर 6, डीलिंग द प्रोटेस्ट विथ हेवी हैंड्स रादर देन हियरिंग देयर ग्रीवेंसेस, और जो भी गवर्नमेंट में आता है तो प्रोटेस्ट को हेवी हैंड से डील किया जाता है, रादर देन दी टॉक्स, उससे बैठ के बातचीत की जाए क्या मसला है। हम क्या करते हैं, फौरन से ही फोर्स
सिक्योरिटी का यूज कर देते हैं। 6 ग्रीवियंसेस मैंने लिखी हैं। क्या फेयर है? फेयर है ना? कोई कंट्रोवर्सी तो नहीं है? कोई कंट्रोवर्सी है इसमें? कोई कंट्रोवर्सी? हम्म। जी। नंबर 5, अब जो मेन हेडर आपसे स्टंस पूछा गया है, आपसे जो स्टंस पूछा गया है यहां पे, ठीक है, यहां पे देखो। Also, do you think such a mass movement can occur in Pakistan considering the grievances of people? क्या आप पाकिस्तान में सच मास मूवमेंट आ सकती? क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन में स्टंस लिया है। आपने हमेशा इंट्रोडक्शन में ही स्टंस लेना है। इंट्रोडक्शन में ही स्टंस लेना है आपने। देखो, व्हाई सच अ मास मूवमेंट लाइक बांग्लादेश के नॉट स्पार्क इन पाकिस्तान? ठीक है, नंबर 1, पाकिस्तान पॉलिटिकल लैंडस्केप इज हाईली पोलराइज्ड। पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है हाईली पोलराइज्ड है। पोलराइजेशन जब होती है तो मास मूवमेंट नहीं होता। नंबर 2, पाकिस्तान इज अ डाइवर्स कंट्री अनलाइक दी बांग्लादेश, क्योंकि वहां पे सारे बंगालीज है। यहाँ पे सिंधी है, पंजाबीज है, पठान है, ठीक है, और भी हैं, बलोच भी हैं। डाइवर्सिटी है यहाँ पे। नंबर 3, अब देखो मैं स्टेट इंस्टीट्यूशंस को भी प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स हैव बीन रिजॉल्विंग द डिसअपीयरेंसेस इश्यूज, क्योंकि मैंने यहाँ पे मेजर ग्रीवेंसेस में बता दिया मैंने, कंसर्न ओवर द इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस। और यहाँ पे मेरे बीइंग पॉजिटिव पॉजिटिव माइंडसेट में बता रहा हूँ कि हमारे स्टेट इंस्टीट्यूशंस, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, डिसअपीयरेंस का केस हाई कोर्ट में से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, ठीक है, वो सुन रही है, वो रिजॉल्व कर रहे हैं। नंबर 4, civilian and military leadership have been trying to resolve the socio-economic issues of Baloch या बलूचिस्तान। सिविलियन एंड मिलिट्री लीडरशिप भी बलूचिस्तान के जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व करने की ट्राई कर रही हैं। नंबर 5, ईच प्रोविंस हैज ड्यू शेयर इन द सिविल सर्विसेज एंड अदर गवर्नमेंट जॉब्स। हर प्रोविंस का शेयर है, सिविल सर्विसेज में हो या आफ्टर द 18th अमेंडमेंट प्रोविंसेस आर मोर पावरफुल। नंबर 6, रिपोर्ट्स स्टेट बैंक की कहती है कि इन्फ्लेशन अब रिड्यूस हो चुका है फ्रॉम 7% to 3%। ठीक है, नंबर 7, देयर इज अ कोलिशन गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में किसी भी एक पार्टी की गवर्नमेंट नहीं है, कोलिशन गवर्नमेंट है, हर प्रोविंस की रिप्रेजेंटेशन है वहां पे, रिप्रेजेंटेशन है। तो मास मूवमेंट किसके अगेंस्ट आएगा? कौन, एक पार्टी के या सारी पार्टीज के? ये मेरा स्टंस है। हाँ, अकेडमीज की मैगजीन को देखना भी नहीं चाहिए। ये आपका क्वेश्चन था। मुझे बताओ इसकी लैंग्वेज, आर्ग्यूमेंट्स और डिकोडिंग समझ आई आपको? ऑल ऑफ यू, जितने भी 94 स्टूडेंट्स है क्लास में, ये समझ आई आपको कि किस तरह से ये क्वेश्चंस डिकोड होते हैं? किस तरह से ये क्वेश्चंस डिकोड होते हैं? मीनिंग दैट आपने गिवन स्टेटमेंट को गिवन स्टेटमेंट को आपने निगलेक्ट नहीं करना, अदरवाइज एग्जामिनर आपको निगलेक्ट कर देगा। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट होते हैं। और आपसे आपसे एक स्टंस भी पूछा जा रहा है लास्ट में। स्टंस जो हैं वो आपने देने हैं, और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। और लैंग्वेज आपकी यही होनी चाहिए, लैंग्वेज आपकी यही होनी चाहिए इस तरह से। आई होप आपने एक्सप्रेशन पे काम किया हो, अपने एक्सप्रेशन पे काम किया हो। आई होप। मैं स्लाइड्स दे दूंगा आपको। ग्राफ इस पेपर में तो कोई ग्राफ नहीं बनेगा।
इसमें कोई ग्राफ तो नहीं बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। हम्म। इस तरह से एक कंपैरेटिव एनालिसिस या आपसे वो आर्ग्यूमेंटेटिव आर्ग्यूमेंटेटिव क्वेश्चन इस तरह से ही अटेम्प्ट होते हैं आपसे। तो लैंग्वेज और फ्लो आपका यही होना चाहिए। हम्म। ये इस क्वेश्चन में ग्राफ, कौन से ग्राफ बनाएंगे आप, कौन से मैप्स बनेंगे आप, मुझे बताओ। ये आर्ग्यूमेंटेटिव क्वेश्चन है। बाकी इसका मैं जो अभी मॉक्स लूंगा ना आपसे, मॉक्स भी हैं, ठीक है, वो ज्वाइन कर लेना, असेसमेंट आपकी हो जाएगी। उसमें भी यही क्वेश्चंस होंगे, इस तरह से ही क्वेश्चन होंगे। मॉक्स मिलूंगा, ठीक है, हमने अनाउंस भी किए हुए हैं, वो ज्वाइन कर लेना। हाँ जी। एक और क्वेश्चन है, लास्ट ईयर एग्जामिनर ने पूछा है, CSS 2024 का है, ठीक है। सुनो, democratic process in Pakistan is still weak and ambiguous. Do you consider dynastic politics and feudalism are major hindrances on the way of establishing true democratic system in Pakistan? Explain. हाँ जी। अब मजे की बात यह है, स्टूडेंट ने क्या किया, पूरा आंसर डायनास्टिक पॉलिटिक्स एंड फ्यूडलिज्म पे लिख दिया बस, कि यस, इन्होंने ही डेमोक्रेसी का बेड़ा गर्क किया हुआ है। डू यू रियली थिंक कि दोनों ही फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं? तो सुने ध्यान से आमिर खान, सुने सुने सुने, ठीक है, मजाक बंद। डू यू रियली थिंक क्या इन दोनों ही फैक्टर्स ने डेमोक्रेसी का बेड़ा गर्क किया है? पूरा आंसर आप लोगों ने यही दोनों फैक्टर्स पे लिखा है। अगर आप एग्जामिनर आपसे एग्जामिनर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देके पूछ रहा है, क्या ये सिर्फ दोनों फैक्टर्स हैं? अगर आप यस करते होगे, यस डायनेस्टिक पॉलिटिक्स एंड फ्यूडलिज्म आर ओनली मेजर हिंड्रेंसेस, मीनिंग दैट आपके आंसर का जो स्कोप है ना, स्कोप, वो हो गया लिमिटेड या नेरो व्यू। जी, नेरो व्यू। नेरो व्यू। क्या लिखेंगे हम? इंट्रोडक्शन किस तरह से बनेगा? हाँ जी, किस तरह से बनेगा इसका इंट्रोडक्शन, बताओ। चलें पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन। अकॉर्डिंग टू द इब्राहिम लिंकन, मैं डेमोक्रेसी की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि डेमोक्रेसी होती क्या है पहले। ओपनिंग लाइंस मेरी डील करेंगी डेमोक्रेसी क्या होती है। डेमोक्रेसी, अब ये देखें, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है इसकी, कोट करके मैं बता रहा हूँ। डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ठीक है। डेमोक्रेसी क्या होती है? अनफॉर्चुनेटली डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान हैज फेस्ड वेरियस हिंड्रेंसेस। यहां पे देखो इंस्टेंस लिया है मैंने, hindrances not only in the form of dynastic politics and feudalism, not only in the form of dynastic politics and feudalism, but also leadership crisis, constitutional crisis, political polarization, and clash among the institutions have not allowed the democracy to shine. ये मेरा स्टंस है कि सिर्फ डायनास्टिक पॉलिटिक्स और फ्यूडलिज्म ने ही बेड़ा गर्क नहीं किया, इसके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी है, पॉलिटिकल क्राइसिस भी है, क्लेश अमंग द स्टेट इंस्टीट्यूशंस वो भी बात है, एज वेल एज मिलिट्री इंटरवेंशन भी है। आई समझ आपको? मीनिंग डेट मैंने एक स्टंस लिया, एग्जामिनर ने मेरे से पूछा था, एग्जामिनर ने मेरे से पूछा था कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स या ही फ्यूडलिज्म है, और हमने कहा नहीं, सिर्फ ये दोनों नहीं है, इसके साथ
और भी चीजें हैं, लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, क्लेश अमंग द स्टेट इंस्टीट्यूशन, ये भी रिस्पॉन्सिबल हैं, अलॉन्ग विद द डायनास्टिक पॉलिटिक्स एंड फ्यूडलिज्म। इस तरह से एक स्टंस लिया जाता है, इंट्रोडक्शन में ही लेंगे आप। ठीक है। सिमिलरली मिलिट्री लीडरशिप। अब देखें यहां पे किस तरह से मैं अपनी न्यूट्रलिटी को शो करूंगा। ठीक है, देख लेना मैं किस तरह से हम न्यूट्रलिटी को शो करेंगे अपनी। सिमिलरली मिलिट्री लीडरशिप हैज नेवर लेट द डेमोक्रेसी मैच्योर इन द कंट्री। फर्स्ट, मिलिट्री पे मैंने बात की यहां पे कि मिलिट्री भी रिस्पॉन्सिबल है। अब देखना ध्यान से, मिलिट्री को मैंने पकड़ा। नंबर टू, political parties often engage in the power politics. As a result, democracy always skates on the thin edge of ice. यहां पे मैंने मिलिट्री, नंबर टू, एग्जीक्यूटिव को पकड़ा कि एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है। नंबर थ्री, moreover, judiciary exercising its extraordinary jurisdiction under the Article 184 3 of the Constitution has intervened in any executive matter and has taken suo motu against the government. नंबर थ्री, जुडिशरी को भी पकड़ा, मिलिट्री, गवर्नमेंट एंड जुडिशरी, तीनों को मैंने कहा ये तीनों भी, मीनिंग दैट ना मैंने एंटी आर्मी, ना एंटी गवर्नमेंट, ना एंटी जुडिशरी, एक न्यूट्रल पोजीशन ले ली कि तीनों भी रिस्पॉन्सिबल हैं। एक की साइड नहीं ली मैंने, किसी की भी साइड नहीं ली, तीनों को एक ही लाइन में खड़ा किया मैंने। ठीक है। हाउएवर, अब मैं पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ क्या कह रहा हूं देखो। हाउएवर हाउएवर देयर इज स्टिल रे ऑफ होप फॉर डेमोक्रेसी to shine in Pakistan is where successful democratic models of different countries can be followed and implemented in Pakistan. लेकिन अभी भी होप है, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी शाइन कर सकती है अगर हम दूसरे कंट्रीज के जो कि सक्सेसफुली या जिनमें डेमोक्रेटिक सिस्टम स्ट्रांग है उनके मॉडल्स को हम फॉलो करें और इम्प्लीमेंट करें इन पाकिस्तान। समझ आया आपको यहां तक? बताओ मुझे पहले, जल्दी से बताओ कि इंट्रोडक्शन किस तरह से लिखा जाता है। हम्म। समझ आया कि इंट्रोडक्शन किस तरह से लिखा जाता है? बताओ। हाँ जी, ऐसे में भी करते हैं इंट्रोडक्शन में दे, ऐसे की बेसिस पे ही बनाए हुए हैं। जी। मेरा सेशन आएगा पेपर्स के बाद, पेपर्स के बाद आएगा। अच्छा जी, अब मेरा मेन हेडर जो मुझसे पूछा गया है। जी, समझ आ गया ना आपको कि आपने सिलेक्टिवली किसी को काउंटर नहीं करना, आपने न्यूट्रली मतलब क्रिटिक बनना है, किसी एक इंस्टीट्यूशन को रगड़ा नहीं देना आपने। अच्छा जी, सुने, नॉट ओनली, अब मेरा मेन हेडर देखो, स्टंस के साथ मेरा मेन हेडर बना हुआ है। नॉट ओनली फ्यूडलिज्म एंड डायनास्टिक पॉलिटिक्स बट आल्सो वेरियस सोशियो पॉलिटिको
and economic factors have created hurdles in the way of democracy to shine in Pakistan. ठीक है कि डेमोक्रेसी में या हर्डल्स जो हैं सिर्फ फ्यूडलिज्म या डायनेस्टिक पॉलिटिक्स ही नहीं है, इसके साथ दूसरे फैक्टर्स भी हैं जिन्होंने हर्डल्स क्रिएट किए हैं इन द वे ऑफ डेमोक्रेसी टू शाइन इन पाकिस्तान। इस टर्म्स के साथ मैंने मेन हेडर बनाया, एग्जामिनर को यहां पे ही क्लियरिटी हो गई, एग्जामिनर को यहां पे ही मैंने क्लियरिटी दे दी, अपना स्टेंस बता दिया मैंने। नंबर वन, फ्यूडलिज्म, क्योंकि उसने बात ही फ्यूडलिज्म एंड डायनेस्टिक पॉलिटिक्स पे की थी, तो मैं सबसे पहले फ्यूडलिज्म पे ही लिख रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट मेरा फ्यूडलिज्म ही है। फ्यूडलिज्म हैज प्रूव टू बी कैंसर फॉर डेमोक्रेसी। आपके सब हेडर्स इसी तरह से आउटलाइन में बनेंगे, चाहे ऐसे हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, पाकिस्तान अफेयर्स हो। वैसे किसी ने आपको, मुझे बताओ सारे, ऑनेस्टली बताओ, अकेडमी से पढ़े होंगे माशाल्लाह से, पता नहीं कहाँ कहाँ से पढ़े होंगे आप। मेरे वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो, उनका मैं सोल्यूशन दिखाऊंगा आपको, सब्र करें। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ना, मैं उनका एक सोल्यूशन दिखाऊंगा आपको। आप अकेडमी से पढ़े होंगे, जहां से भी पढ़े होंगे, क्या आपको राइटिंग स्किल सिखाई है? हम्म क्या आपको राइटिंग स्किल्स, कोई एवोल्यूशंस वगैरह इस तरह से? सही बता, ऑनेस्टली बैठे हैं, अब तो पूरा साल हो गया, पेपर साहब नेक्स्ट मंथ पेपर है। गिने दिन ही कम रह गए। हम्म बताएं, ऑनेस्टली बताएं। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं होता, मैं ऑनेस्टली पूछ रहा हूँ आपसे। हम्म बताओ, क्या एवोल्यूशंस लिखा किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से लिखते हैं? क्योंकि देखो, मैं हमेशा कहता हूँ अपने सेशन का जब ओरिएंटेशन होती है, मैं कहता हूँ अगर आपको लिखना नहीं आता ना, लिखना नहीं आता, आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये वही बात हो गई, मैं आपको कहूँ कि ड्राइविंग टेस्ट है, ड्राइविंग टेस्ट है, और रात को आप ना मैनुअल के रट्टे लगाएं, ड्राइविंग मैनुअल के रट्टे लगाएं, ये वही बात हो गई। मगर आप देखो ना, एक ड्राइविंग टेस्ट है, ठीक है, कि जो ड्राइविंग टेस्ट पास करे, और रात को आप बैठ कर ड्राइविंग मैनुअल को रट्टे लगाओ, ठीक है, और सुबह को आप जब बात आए ड्राइव करने की, आपके होश गुम। क्या ड्राइविंग मैनुअल पढ़ के आप कार ड्राइव कर सकते हैं? हम्म बताओ मुझे, क्या ड्राइविंग करके आप, जब रिटन एग्जाम है, रिटन एग्जाम है, रिटन एग्जाम है, विदाउट राइटिंग क्या आप लिख पाएंगे? क्या विदाउट राइटिंग कैन यू राइट? मुझे बताओ फिर। हम्म ये आपकी मिस्टेक्स होती हैं। और एक दिन में दो पेपर्स देने पड़ते हैं आपको, एक पेपर में, एक दिन में दो पेपर्स देने पड़ते हैं आपको। ऐसे खत्म होता है, फौरन से 2 घंटे बाद इंग्लिश कंपोजिशन का पेपर होता है, ठीक है। यही मसले हैं, मसाइल हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ, आगे भी जब भी पेपर्स के बाद न्यू सेशन होगा, यही फोकस होता है राइटिंग पे। पढ़ा तो मैं दूंगा आपको, नोट्स भी दे देता हूँ, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता अनटिल अनलेस आप लिखते नहीं है, लिखते नहीं है। ये मसले हैं कुछ आपके। आप, अगर कल भी मैंने बात कही थी कि जो, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, आप उससे सेशन ले रहे हैं, वो आपकी एवेल्यूएशंस नहीं कर रहे हैं, या आपको राइटिंग स्किल्स नहीं सिखा रहे हैं उस सब्जेक्ट के, ही और शी इज मेकिंग यू फूल, ही और शी इज मेकिंग यू फूल, दैट्स इट। ठीक है, बात सिंपल है। अगर आपको लिखना नहीं आता और आप रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये ड्राइविंग वाला एग्जाम्पल है, बस दैट्स इट। ठीक है।
Number two, dynastic politics says G. Dynastic politics has thwarted the democratic norms in country. Dynastic politics. Number three, constitutional delays and constitutional crises have left no stone unturned in derailing the democracy. अगेन मैं कहूंगा लैंग्वेज लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशन सीएसएस में मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं. लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल डिलेज एंड constitutional crises have left no stone unturned in derailing the democracy. Number four, leadership crisis since the demise of Qaid Azam and Liaquat Ali Khan. Leadership crisis भी रहा है. Number fifth, political polarization is power politics is always prevailed in the land of pure. Land of pure का मतलब क्या है? Land of pure का क्या मतलब है? जी जी समझ आया. पाकिस्तान. Political polarization is power politics is always prevailed in the land of pure. ये टेक्निक्स होती हैं लिखने की. ठीक है, ये टेक्निक्स होती हैं कि आप रिपीटेशन ना हो, वर्ड्स की रिपीटेशन ना हो. 6, military intervention and its attempts to consolidate rule through 8th and 17th amendment. देखें, मैं हमेशा कहता हूं mere military intervention is not a threat to the democracy. सिर्फ मिलिट्री इंटरवेंशन थ्रेट नहीं है डेमोक्रेसी को, लेकिन मिलिट्री ने वो कौन से स्टेप्स लिए जो कि डेमोक्रेसी को थ्रेट थे. कौन से स्टेप्स? आप चलो लिख तो लोगे कि मिलिट्री इंटरवेंशन हैज डिरेल्ड द डेमोक्रेसी, फिर क्या करोगे उसमें, मतलब किस तरह से लिखोगे उसको, प्रूफ किस तरह से करेंगे? क्योंकि मिलिट्री इंटरवेंशन, जब भी मिलिट्री आई तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की टू कंसोलिडेट देयर रूल. और सबसे पहले ये अमेंडमेंट जियाउल ने दी, 8th अमेंडमेंट, जिसमें आर्टिकल 58 टू भी सुना होगा, कभी नाम तो सुना होगा ना इसका, कभी नाम तो सुना होगा इसका. आर्टिकल 58 टू बी का नाम तो सुना होगा ना. हम्म. जी, जिया साहब ने दिया था, कंसोलिडेट इट्स हिज रूल. जी, उसके बाद जब मुशर्रफ आया उसने 17th अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस की टू कंसोलिडेट इट्स रूल. ठीक है, मीनिंग दैट हम मिलिट्री इंस्टीट्यूशन को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, वी आर क्रिटिसाइजिंग द मिलिट्री डिक्टेटर्स. वी आर नॉट क्रिटिसाइजिंग द मिलिट्री institution, we are criticizing the military dictators because they introduced such constitutional amendments which thwarted the democracy in Pakistan. And examples हमारे पास हैं, 8th amendment, 17th amendment. फैक्ट्स पे हम बात कर रहे हैं, कोई भी कंट्रोवर्सी के बिना हम फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं. नंबर 7, क्लेश among the state institution. क्लेश among the state institutions, हमेशा ही एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड मिलिट्री आपस में लड़ते रहे हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है. नंबर 8, पुअर अकाउंटेबिलिटी एंड वीक अकाउंटेबिलिटी इंस्टीट्यूशंस. पाकिस्तान में सिलेक्टेड अकाउंटेबिलिटी रही है, जो गवर्नमेंट में आता है और वो केसेस बना देते हैं अपोजिशन पे. अपोजिशन जब गवर्नमेंट में आती है, फॉर्मर गवर्नमेंट के अगेंस्ट केसेस बना देती है. अकाउंटेबिलिटी इंस्टीट्यूशंस भी वीक हैं. नंबर 9, पुअर गवर्नेंस, मोस्टली सिक्योरिटी सेंट्रिक मॉडल. हमारी जो पाकिस्तान स्टेट है वो सिक्योरिटी स्टेट है, क्योंकि हम सिक्योरिटी क्राइसिस फेस करते हैं अफगानिस्तान से भी एज वेल एज इंडिया से भी. सिक्योरिटी सेंट्रिक स्टेट है हमारी. नंबर 10, रैम्पेंट करप्शन एंड एब्सेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टीज. करप्शन और पॉलिटिकल पार्टीज में भी डेमोक्रेसी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज में भी डेमोक्रेसी नहीं है. ये रीजन है, यही रीजन है, बिकॉज जो आपसे पूछे गए थे यहाँ पे कि सिर्फ फ्यूडलिज्म या डायनास्टिक पॉलिटिक्स नहीं, लेकिन दूसरे फैक्टर्स भी हैं जिन्होंने हर्डल्स क्रिएट किए हुए हैं इन द वे ऑफ डेमोक्रेसी. समझ आई? समझ आया यहां तक? हम्म.
ओके, नाउ थर्ड, जो हमने रे ऑफ होप दी थी, सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक मॉडल्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज कैन बी फॉलोड एंड अप्लाइड इन ऑर्डर टू ब्रिंग डेमोक्रेसी ऑन स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स इन पाकिस्तान। टाइपिंग मिस्टेक होगी, ठीक है, वो इग्नोर कर देना आप। Successful democratic models of different countries can be followed and applied in order to bring democracy on a strong footing in Pakistan. कभी भी आप ये नहीं करो कि military should not intervene in politics. Number two, ensure rule of law. ये कभी भी नहीं करते। मॉडल्स दो, एग्जाम्पल्स दो, उनके थ्रू बात करो, उनके थ्रू बात करो। नंबर वन, नॉर्वेज कंसेंसस डेमोक्रेसी मॉडल। Norway's consensus democracy model. Number two, Switzerland direct democracy model. Number three, ring fencing the Indian army model जो नेहरू ने दिया था। Because of that वहां पे इंडिया में मिलिट्री इंटरवीन नहीं करती पॉलिटिक्स में। नंबर फोर, बुक आप उसमें कोट करेंगे ना, बुक यहाँ पे कोट होगा ना, यहाँ पे इन इन चीजों में यहाँ पे कोट होगा बुक। हाँ जी, बोस्वानास ट्रांसपेरेंसी मॉडल। नंबर फिफ्थ, स्वीडन्स डेमोक्रेसी कैन बी फॉलोड। ये आपका था क्वेश्चन, आई होप समझ आ गया हो। हम्म, ये आपका क्वेश्चन था, किस तरह से अटेम्प्ट कर होता है, किस तरह से हम चीजें लिखते हैं, मुझे पहले सारे बताओ। 82 लोग हैं ना, 82 स्टूडेंट्स हैं। रेहान आपसे वो पूछ रहा है क्या डेमो, क्या डायनास्टिक पॉलिटिक्स एंड फ्यूडलिज्म ही मेजर हर्डल्स हैं? ठीक है, आपसे वो पूछ रहा है, वो आपसे ये नहीं कह रहा कि, मैं अगेन क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको, देखो ध्यान से देखो, यही मिस्टेक होती है आपकी। डू यू कंसीडर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स एंड फ्यूडलिज्म, और डू यू कंसीडर आपसे ये नहीं कहा कि दीज आर दी ओनली मेजर हिंड्रेंसेस। डू यू कंसीडर, क्या ये दोनों ही हैं? अगर आप डायनेस्टिक पॉलिटिक्स एंड फ्यूडलिज्म को आप ले लेते हो तो मिलिट्री इंटरवेंशन कहाँ गया, करप्शन कहाँ गया, अकाउंटेबिलिटी कहाँ गई, पॉलिटिकल पोलराइजेशन कहाँ गई? वो बेसिकली आपका स्कोप चेक करा था, आपका माइंड क्या नेरो तो नहीं है, ब्रॉड व्यू है आपका। जी, कंक्लूजन में लिख दूं, सफल कर दूं, सब में लिख दूं? कंक्लूजन लिख लो ना आप खुद भी। जी, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आएगा करंट अफेयर्स या पाकिस्तान अफेयर्स में। दिस क्वेश्चन, डू यू थिंक एससीओ हैज गिवन अ न्यू इम्पीटस टू रीजनलिज्म? क्या एससीओ ने रीजनलिज्म को प्रमोट किया या नहीं किया? आल्सो डिस्कस व्हाट अपॉर्चुनिटीज 2024 एससीओ समिट प्रोवाइडेड टू पाकिस्तान। क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। क्या आप सोचते हैं कि, या क्या आप समझते हैं कि एससीओ ने रीजनलिज्म को प्रमोट किया या नहीं किया? और बताएं कि 2024 एससीओ समिट ने कौन सी अपॉर्चुनिटीज दी पाकिस्तान को? ये क्वेश्चन जिसका जो सोल्यूशन है ना, मैं अपने स्टूडेंट का दूंगा आपको, ठीक है, कि मैं अपने सेशन में, या हम जो सी विद शरियारा नाम पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स की, लेवल लास्ट में जाके कौन सी होती है, ठीक है, आप खुद देख लेना। क्योंकि हम फोकस ही राइटिंग पे करते हैं, ज्यादा से ज्यादा फोकस जो है वो राइटिंग पे होता है। तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो मेरे स्टूडेंट का ही होगा, ठीक है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था उसका। नंबर इंट्रोडक्शन देखें, ठीक है, इंट्रोडक्शन, ये पर्टिकुलरली मेरी राइटिंग नहीं है, ये मेरे स्टूडेंट की है। ये जितनी भी थी ये मेरी राइटिंग थी। इंट्रोडक्शन, क्योंकि इंट्रोडक्शन में रीजनलिज्म पे पूछा गया है आपसे, इसमें मेजर जो वर्ड है रीजनलिज्म है, रीजनलिज्म, दिस इज अ की वर्ड। क्वेश्चन में की वर्ड होता है एक, फंडामेंटल राइट्स लास्ट क्वेश्चन में की वर्ड था, ठीक है।
और इसमें है रीजनलिज्म। वो आपसे पूछ रहा है वो आपसे पूछ रहा है क्या रीजनलिज्म को प्रमोट किया है एससीओ ने या नहीं। तो हम यहां से देखते हैं, Shanghai Cooperation Organization SCO has played a significant role in promoting regionalism in Eurasia by fostering cooperation among its member states in political, economic and security spheres। हमने डायरेक्ट रीजनलिज्म को ही एड्रेस किया, रीजनलिज्म को एड्रेस किया। ठीक है। SCO has played a significant role in promoting regionalism in Eurasia by fostering cooperation among its member states in political, economic, and security sphere। In fact, SCO has become a vital driver of regional cooperation। SCO's current membership represents 40% of the global population and 23% of GDP। ठीक, अब आते हैं पाकिस्तान पे। Pakistan gained SCO membership in 2017। The 2024 summit provided Pakistan with significant opportunities to enhance its regional and global standing in various domains। These include opportunities like regional connectivity and trade। क्या अपॉर्चुनिटीज पे हम बात करें अब यहाँ पे, वो आपसे सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज एससीओ समिट जो इस्लामाबाद में हुई थी लास्ट ईयर, कौन सी अपॉर्चुनिटीज दी। These include opportunities like regional connectivity and trade, economic collaboration, security cooperation, energy and climate initiatives, and diplomatic leverage. While addressing its domestic needs for stability and economic revitalization, the summit was a chance for Pakistan to solidify its role as a regional player and to counter negative narratives that have sought to isolate it on international stage। ये मेरे स्टूडेंट की लैंग्वेज है। ठीक है, ये मेरे स्टूडेंट्स की लैंग्वेज है। अब मुझे बताओ, क्या इसमें कोहेरेंस नहीं है या है। क्वेश्चन क्या था, रीजनलिज्म को प्रमोट किया है। दैट स्लाइड dealt with regionalism and that slide opportunities। पाकिस्तान को कौन सी अपॉर्चुनिटीज 2024 एससीओ समिट ने दी। ठीक है, ये मैंने असाइनमेंट दी थी अपने सेशन में, तो एक स्टूडेंट ने सॉल्व करके दी थी, लेकिन उसको मैंने 2-3 बार पहले फेल किया था, 2-3 टाइम्स फेल किया था, रगड़ा देके फिर ही इस तरह से लिखने लग गए। पहले मैं फेल किया था बहुत बार। ठीक है, 2-3 बार फेल करके, ठीक है, फिर बाद में समझ आ गई कि किस तरह से लिखना पड़ता है, तो इस तरह से ही लिखते हैं आई थिंक। हाँ जी। उसके बाद देखें, हाउ एससीओ हैज हाउ एससीओ हैज गिवन न्यू इम्पीटस। सर शरिया रगड़ा देते हैं, वो जरूरी होता है ना। जरूरी होता है, अदरवाइज आप सीखेंगे कैसे। नाउ जो मेन हेडर बनेगा रीजनलिज्म का, क्योंकि आपसे वो पूछ रहा है कि एससीओ ने रीजनलिज्म को किस तरह से प्रमोट किया है। How SEO has given new impetus to regionalism? Number one, strengthening regional connectivity। आप क्या करते हो, पहले लिखते हो रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन। और भाई इकोनॉमिक कॉपरेशन तब होगा जब कनेक्टिविटी होगी ना, पहले कनेक्टिविटी पे बात करो, देन ही कॉपरेशन होगा ना। फर्स्ट टॉक अबाउट द कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी होगी तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगी ना, अदरवाइज इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कैसे होगी विदाउट कनेक्टिविटी। तो रीजनल कनेक्टिविटी, कनेक्टिंग सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट एंड साउथ एशिया। उसमें एग्जांपल्स हैं बीआरआई है एंड इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ठीक है। नंबर 2, अब हम आते हैं कनेक्टिविटी के बाद इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पे, इसको कहते हैं लॉजिकल सीक्वेंस। आपका आंसर लॉजिकली ऑर्गेनाइज होने चाहिए, लॉजिकल सीक्वेंस पे हम बात कर रहे हैं, लॉजिकली ऑर्गेनाइज होना चाहिए। योर आइडिया शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है। इन
इंक्रीजिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन द एससीओ रीजन, क्योंकि जो रीजनल स्टेट्स हैं उसमें इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो रही है। नंबर 3, डिजिटल कनेक्टिविटी टू प्रमोट इंटीग्रेशन। अब हम रीजनलिज्म पे ही बात कर रहे हैं, ठीक है। पूरा जो आउटलाइन है या मेन हेडर है, रीजनलिज्म पे बात कर रहा है, वो इंटीग्रेशन पे। नंबर 4, एससीओ प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म टू रिजॉल्व द रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द स्टेट्स, क्योंकि एससीओ के आपका देखो ना उसका जो चार्टर उसमें भी लिखा हुआ है, रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट अमंग द मेंबर स्टेट्स। नंबर 5, कल्चरल एंड पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी। नंबर 6, एनर्जी कॉपरेशन, अ वाइटल एस्पेक्ट ऑफ एससीओ रीजनल कनेक्टिविटी। हमने यहाँ पे रीजनलिज्म को प्रूव किया कि एससीओ किस तरह से रीजनलिज्म को प्रमोट कर रहा है, बिकॉज चाइना एंड रशिया है वहां पे बेसिकली, किस तरह से रीजनलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, रीजनल इंटीग्रेशन बेसिकली। नंबर 3, अब जो मेन हेडर आपसे वहां से पूछा गया है, यहां से फर्स्ट पार्ट हो गया, यहां से हम देख रहे हैं कि डिस्कस द अपॉर्चुनिटीज 2024 एससीओ समिट प्रोवाइडेड टू पाकिस्तान। यहां से हम देखेंगे opportunities that 2024 SCO summit in Islamabad provided to Pakistan। अगेन मैं ये कह रहा हूं, ये मेरी खुद की नहीं लिखी हुई, ये मेरे स्टूडेंट की है, ठीक है। उनको रगड़ा दे दे के हम यहां तक पहुंचाते हैं, आगे वो उनके नसीब है, ठीक है। ये आउटलाइन या इंट्रोडक्शन या लैंग्वेज जो भी है, ये मेरी नहीं है खुद की। दो दो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, उसमें मेरी राइटिंग थी, ये मेरे स्टूडेंट की है। नंबर 1, रीजनल कनेक्टिविटी एंड एवेन्यूज ऑफ ट्रेड एनर्जी रिच विथ एनर्जी रिच कंट्रीज, क्योंकि इस्लामाबाद में जब समिट हुई थी वहां पे मेंबर स्टेट्स आए हुए थे, ठीक है। तो रीजनल कनेक्टिविटी और ट्रेड में बातचीत हो सकती थी। रिच कंट्रीज, एनर्जी रिच कंट्रीज कौन से हैं? सेंट्रल एशियन स्टेट्स, दे आर द एनर्जी रिच कंट्रीज। नंबर 2, एड्रेसिंग सिक्योरिटी कंसर्न्स ऑफ पाकिस्तान इन प्रमोटिंग सिक्योरिटी कॉपरेशन। पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो एड्रेस करने थे, पर्टिकुलरली टीटीपीबीएलए वाला और सिक्योरिटी कॉपरेशन, क्योंकि रेट्स, एससीओ में रेट्स है, रेट्स वो चूहे नहीं, रेट्स रीजनल एंटी टेररिस्ट की बात कर रहे हैं। नंबर 3, एफर्ट्स टू बूस्ट एनर्जी एंड क्लाइमेट इनिशिएटिव्स विद एससीओ स्टेट्स, ठीक है। एफर्ट्स टू बूस्ट एनर्जी एंड क्लाइमेट इनिशिएटिव्स विद एससीओ स्टेट्स। और लास्ट में कंक्लूजन, ये अपॉर्चुनिटीज थी हमारे पास जो कि 2024 एससीओ समिट हमें प्रोवाइड कर रही थी। और लास्ट में कंक्लूजन, समझ आया किस तरह से एससीओ ने रीजनलिज्म को प्रमोट किया है और कौन सी अपॉर्चुनिटीज थी पाकिस्तान को 2024 एससीओ समिट ने? सारे मुझे बताओ। जी जी बिल्कुल मलिया। हाँ जी, वो 11 कमेंट्स हैं, 75 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, बताओ मुझे।
आई विश आपने सेशंस लिए होते। मैं कह रहा हूँ आई विश आपने सेशंस लिए होते। एवोल्यूशन एंड ऑल दैट हो जाती है आपकी। कितने सेशंस रखे थे करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स के। मैं दोनों साथ ही कंबाइन करके ही पढ़ाता हूँ। आई विश आपने लिए होते। अब आप आ जाना अटेम्प्ट देके। अटेम्प्ट देके आप आ जाना मेरे पास। अटेम्प्ट देके ना आ जाना मेरे पास। हाँ जी। मैं नोट्स सेल नहीं करता। नोट सेल नहीं करता। हम्म। हाँ जी। लेकिन फिर भी कहूंगा मॉक्स मॉक्स देना। वो मॉक्स में ही लूंगा। करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स। करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स एंड जेंडर एंड इंटरनेशनल रिलेशंस उसका पेपर मैं ही सेट पे मैं ही करूंगा। एंड रिलेशंस भी मैं ही करूंगा। बाकी गेस्ट पेपर जो है ना वो मेरे से ले लेना आज रात या कल सुबह तक मेरे से ले लेना। असल में वो आईटी में गया हुआ है वहां पे लोगों लग जाएगा। लास्ट ईयर मैंने गेस्ट पेपर बनाए थे। क्या हुआ था कि बिना लोगों के मैंने फॉरवर्ड कर दिए थे। तो क्या हो गया था कि लोगों ने वहां पे अपना नाम लिख के शेयर आउट कर दिए। मतलब हमने तो फ्री में दिए थे। लोगों ने उस पे लोगो लगा के अपना नाम लिख के बेचने लगे पैसों में। और मजे की बात स्टूडेंट्स से पैसे में ले रहे थे वो परचेस कर रहे थे। क्या हद हो गई। मॉक्स में नहीं मैं मॉक्स पे तो सिर्फ मॉक्स ही होते हैं। गेस्ट पेपर मैं दे दूंगा। जी लोगो लगाने के लिए दिए हैं मैंने रात तक मिल जाएंगे मेरे से ले लेना आप। मैं अपना नंबर दे देता हूँ नहीं ग्रुप में शेयर नहीं होंगे। मेरे से ले लेना आप रात तक। क्लास के एंड में मैं नंबर देता हूँ आराम से रिलैक्स। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। Every state designs its foreign policy on its national interest, rejecting feelings and emotions. हर स्टेट अपनी फॉरेन पॉलिसी का डिजाइन करती है ना। आई एम नॉट फ्रॉम कश्मीर। आई एम फ्रॉम सिंध। मैं सिंध से हूँ। जी। एवरी स्टेट डिजाइन्स इट्स फॉरेन पॉलिसी। जी राशिद क्या हो गया राशिद क्या मसला हो गया। क्या हो गया। ना पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लमेटिक क्यों होगा। वाई। किस तरह से प्रूव करेंगे कि पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लमेटिक है। रीजनलिज्म प्रॉब्लमेटिक है। हाउ। आपका यूएस पे आप डिपेंड कर रहे थे वो तो विड्रॉ करके चला गया ना। हम यूएसए पे विड्रॉ डिपेंड कर रहे थे वो तो यहाँ से सब कुछ छोड़ के चला गया। और पाकिस्तान ईस्ट में नेबर हमारा देखें इंडिया। अफगानिस्तान की हालात देखें आप। क्या यूरोप में रीजनलिज्म नहीं है क्या। ईयू क्या है बेसिकली ईयू यूरोपीय यूनियन क्या है वो। हम्म। आपको मैं गलत नहीं कह रहा। मैं आपसे काउंटर आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ कि यहाँ पे साउथ एशिया में या एशिया से साउथ एशिया से यूएसए तो चला गया। हम्म। आप किसके साथ ट्रेड करेंगे अब। क्या रीजनलिज्म या रीजनल कनेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। क्या रीजन जो है हमेशा वार में होना चाहिए। ये मेरे क्वेश्चन है काउंटर क्वेश्चन विद यू। क्या रीजन में वार ही होना चाहिए। रीजनल कनेक्टिविटी अगर हो रही है तो पाकिस्तान के लिए फायदा नहीं है क्या। बेशक चाइना कर रहा है या रशिया कर रहा है।
आपको अपने इंटरेस्ट, आपके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, उनके लिए फायदा है या नहीं है? फ्रॉम सिक्योरिटी सेंट्रिक टू इकोनॉमिक ओरिएंटेड इंटीग्रेशन। फ्रॉम सिक्योरिटी सेंट्रिक, क्योंकि हमने सेटो और सीटो ज्वाइन की थी ना, यूएसए की, या वॉर ऑन टेरर, वो सिक्योरिटी सेंट्रिक कॉपरेशन था। उसके इम्पैक्ट्स हमारे ऊपर नहीं आए क्या अभी भी? तो हम इकोनॉमिक कॉपरेशन ओरिएंटेड, या इकोनॉमिक कॉपरेशन हमारी अगर हो रही है, तो पाकिस्तान के लिए फायदा नहीं है क्या? ये चीज है, मेरा काउंटर आर्ग्यूमेंट है आपके साथ। हाँ जी। एवरी स्टेट डिजाइन इट्स फॉरेन पॉलिसी, डिजाइन इज फॉरेन पॉलिसी ऑन इट्स नेशनल इंटरेस्ट, रिजेक्टिंग फीलिंग्स एंड इमोशंस। हर स्टेट अपनी फॉरेन पॉलिसी अगर बनाती है नेशनल इंटरेस्ट को परसू करने के लिए या ऑब्जेक्टिव्स को परसू करने के लिए, ठीक है। अब मजे की बात सुनना आप, ये टॉपिक बड़े मजे का है, एग्जामिनर ने खुद पूछा हुआ है, ये पास पेपर से है, ये मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। मैं क्लियर कर रहा हूँ, ये मैंने सॉल्व किया है। एससीओ वाला क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट का था। ओके। हर स्टेट अपनी फॉरेन पॉलिसी डिजाइन करती है, वो इस वजह से जो नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, परसू करने पड़ते हैं। इमोशंस को और आइडियोलॉजी को, फीलिंग्स को साइड करती है। स्टेट्स आर ब्रूटल व्हेन इट कम्स टू द नेशनल इंटरेस्ट। इस तरह से समझो कि किसी इंसान के ना अपने इंटरेस्ट होते हैं, और वो उनको अचीव करने के लिए बड़ा ब्रूटल होता है, दूसरों को डिच भी करता है। उसे है ना, आम जिंदगी में देखो आप, आम जिंदगी में ऐसे होंगे लोग होंगे, जब उनका काम पड़ता है आपके पास आते हैं, काम खत्म, टाटा बाय बाय, दफा हो जाओ, कोई जरूरत नहीं है। ऐसे हो ना, होता है ना। इसी तरह से स्टेट भी अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाती है, ठीक है, अपने इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए, रिजेक्टिंग इमोशंस एंड फीलिंग्स। इसके एग्जांपल मैं आपको देता हूं। सऊदी अरेबिया या यूएई है, अरब कंट्रीज कहते हैं, अब मैं कोई एंटी अरब नहीं हूं, लेकिन मैं रियलिटी बता रहा हूं। अरब कंट्रीज कहते हैं हम ओआईसी या मुस्लिम वर्ल्ड के चैंपियन हैं। अच्छा, तो इंडिया के साथ ट्रेड ट्रेड वॉल्यूम देखें, इंडिया के साथ ट्रेड वॉल्यूम देखें अरब कंट्रीज का, वो मोदी को तो सिविल अवार्ड भी दे दिया यूएई ने, हाईएस्ट सिविल अवार्ड। मिडिल ईस्ट में वर्कर देखें कौन सी कंट्री के हैं हम, पाकिस्तानी नहीं है अब इतनी, ठीक है। अगर बात ये हो तो कश्मीर पे तो बड़े बड़े जुल्म हो रहे हैं, फिर अरब कंट्रीज क्यों ट्रेड कर रहे हैं इंडिया के साथ? हाँ जी। मगर आप सोचने की बात है ना, अरब कंट्रीज फिर क्यों ट्रेड करते हैं इंडिया के साथ? बिकॉज 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 ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन इंडिया, बिकॉज इंडिया इज अ बिगेस्ट मार्केट, इंडिया बिगेस्ट मार्केट है। क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में देखें, व्हाई डू पाकिस्तान प्रेफर इमोशंस, फीलिंग्स एंड आइडियोलॉजी इन इट्स फॉरेन पॉलिसी? तो पाकिस्तान क्यों अपनी फॉरेन पॉलिसी में इमोशंस, फीलिंग्स या आइडियोलॉजी को परसू करता है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान पढ़े हैं आपने? डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान पढ़े हैं आपने? सबसे पहले डिटर्मिनेंट यही है, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहला डिटर्मिनेंट यही है, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। फर्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान इज आइडियोलॉजी। जी। तो पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी में इमोशंस, फीलिंग्स, इनको क्यों परसू करता है, रखता है माइंड में? आल्सो एनालाइज इट्स इम्पैक्ट्स, इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं? व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट्स? क्वेश्चन के तीन पार्ट्स हैं। नंबर वन, द गिवन स्टेटमेंट, द गिवन स्टेटमेंट ये भी पार्ट है, बांग्लादेश क्राइसिस में मैंने इसको क्लियर कर दिया है कि ये भी पार्ट होता है क्वेश्चन का।
इसको आपने निगलेक्ट नहीं करना, अदरवाइज एग्जामिनर आपको निगलेक्ट कर देगा। नंबर सेकंड पार्ट, वाई पाकिस्तान इमोशंस को क्यों परसू कर रहा है। नंबर थ्री, इम्पैक्ट्स। नंबर थ्री, इम्पैक्ट्स। ठीक है। इंट्रोडक्शन। फॉरेन पॉलिसी refers to a country's overall strategy and approach towards interacting with other countries and international organizations to achieve its national interest। फॉरेन पॉलिसी क्या होती है? एक कंट्री की इंटरेक्शन विद आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, उसमें स्टेट्स पे आ जाती हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे आती हैं। क्यों? इंटरेक्शन किस लेवल पे करनी है? तो अचीव नेशनल इंटरेस्ट। ये हमने फॉरेन पॉलिसी की डेफिनेशन बताई। क्योंकि यहां पे हमने पूछा गया है फॉरेन पॉलिसी है नेशनल इंटरेस्ट, ये कीवर्ड्स हैं। फॉरेन पॉलिसी नेशनल इंटरेस्ट, दैट्स व्हाई मैंने रिलेशनशिप पे बात की। यहाँ पे द रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन पॉलिसी एंड नेशनल इंटरेस्ट इज इनहेरेंटली इंटरविन as countries foreign policy is ultimately designed to promote and protect its national interest। इन दोनों का रिलेशन यही होता है। फॉरेन पॉलिसी इज बेसिकली कैरियर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट को परसू करने के लिए ही, कैरी करने के लिए ही फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है। वो जैसे होता है ना, वो न्यूक्लियर वेपर अगर किसी पे गिराना हो तो हम क्या करते हैं, मिसाइल्स में फिट किए जाते हैं ना, मिसाइल्स आके गिराते हैं, वॉर हेड होते हैं वो। जी, इसी तरह से अगर फॉरेन पॉलिसी नेशनल इंटरेस्ट को परसू करना है तो फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है। ये रिलेशनशिप है। ओके। National interest, which encompass a country's security, economic prosperity, and ideological values, serve as guiding principle for foreign policy decision making। नेशनल इंटरेस्ट गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। नेशनल इंटरेस्ट बेसिकली क्या होते हैं? सिक्योरिटी भी हो सकती है, आप इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हो सकते हैं आपके, और डिसीजन मेकिंग उन पे ही बनती है कॉन्सिडरिंग द नेशनल इंटरेस्ट। हर स्टेट अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाती है नेशनल इंटरेस्ट को माइंड में रख के। तो हमने रिलेशनशिप बताया, या हमने इस फर्स्ट पार्ट को एड्रेस किया ओपनिंग ऑफ द इंट्रोडक्शन में। नाउ कम्स, however, Pakistan prefers emotions and ideology in its foreign policy because of the Islamic identity। अब मैं बता रहा हूं क्यों परसू कर रहे हैं, मैं ओवरव्यू दे रहा हूं यहां पे सेकंड पार्ट का ओवरव्यू। However, Pakistan prefers emotions and ideology in its foreign policy because of the Islamic identity है, strong attachment है टू नेशन थ्योरी के साथ, रिलीजियस प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, रिलीजियस पार्टीज की इन्फ्लुएंस है। ठीक है। एंड नंबर थ्री, पब्लिक की इमोशन है, पब्लिक के इमोशनल अटैचमेंट है टू दी मुस्लिम कंट्रीज, चाहे सऊदी अरेबिया हो, मौलवी हजरात सऊदी अरेबिया को सपोर्ट करते हैं और हमारे शिया हजरात वो ईरान को सपोर्ट करते हैं। ठीक है। Preferring emotions and feelings over uh, national interest in foreign policy decision making have also rendered far-reaching consequences on Pakistan's position at regional and international level। और आप इमोशंस एंड फीलिंग्स को अगर प्रेफर करते हैं और नेशनल इंटरेस्ट, इसके फार रीचिंग कंसिक्वेंसेस भी है पाकिस्तान की पोजीशन, चाहे रीजनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो, उसको इम्पेक्ट करते हैं। ये हमने थर्ड पार्ट एनालाइज इट्स इम्पैक्ट्स, इस पे हमने ओवरव्यू दिया। इंट्रोडक्शन राइटिंग अब समझ आ गया आपको? मुझे ये बताओ पहले, मैंने इंट्रोडक्शन इतनी मेहनत से लिखे हैं आप लोगों के लिए, इंट्रोडक्शन राइटिंग समझ आए आपके? इंट्रोडक्शन लिखते कैसे हैं? हम्म। कि इंट्रोडक्शन होना किस तरह से चाहिए? हाँ जी।
इम्पैक्ट रिपीट कर दूं? अच्छा, कर देता हूं मैं। प्रिफेरिंग इमोशंस एंड फीलिंग्स ओवर नेशनल interest in foreign policy decision making have rendered far-reaching consequences on Pakistan's position at regional and international level. जी। जी रेहान, बिल्कुल। नंबर टू। अब मेन हेडर हमारा क्या बना? क्योंकि फर्स्ट यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है फॉरेन पॉलिसी एंड नेशनल इंटरेस्ट के बारे में स्टेटमेंट है, तो वी विल टॉक अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन पॉलिसी एंड नेशनल इंटरेस्ट। द फर्स्ट मेन हेडर वुड बी द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉरेन पॉलिसी एंड नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है। सिंस स्टेट फॉरेन पॉलिसी, अगर मैं अगर लिखता ना इस पैराग्राफ पे लिखता, ये मेन हेडर जो है इस पे अगर मैं पैराग्राफ लिखता तो मैं क्या लिखता देखो। Since a state foreign policy does not operate in a vacuum, vacuum में तो ऑपरेट नहीं होते। फॉरेन पॉलिसी बेसिकली गोल्स कैरी करने के लिए बनाई जाती है। There are always goals which a state wishes to accomplish in its relation with other states. Foreign policy is drawn up to foster the national interest. ये मेरी वर्डिंग होती और मैं इस पैराग्राफ में ये जो मेन हेडर है इसमें मैं यही लिखता कि फॉरेन पॉलिसी वैक्यूम में ऑपरेट नहीं होती, हमेशा गोल्स होते हैं जो स्टेट परसू करती है इन रिलेशन विद अदर स्टेट्स, और फॉरेन पॉलिसी बना ही इसीलिए जाती है तो फॉस्टर द नेशनल इंटरेस्ट। नंबर थ्री। अब हम बात करते हैं सेकंड मेन हेडर पे। यहाँ पे व्हाई डू पाकिस्तान प्रेफर इमोशंस एंड फीलिंग्स एंड आइडियोलॉजी इन इट्स फॉरेन पॉलिसी? व्हाई स्टेट्स, अच्छा अभी भी है एक चीज यहाँ पे भूल गया, इस वाली बात को हमने प्रूव करना है कि हर स्टेट फीलिंग्स को आइडियोलॉजी को साइड करती हैं। क्यों करती हैं? नंबर वन, व्हाई स्टेट्स रिजेक्ट इमोशंस एंड फीलिंग्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स इन देयर फॉरेन पॉलिसी एंड प्रायोरिटाइज नेशनल इंटरेस्ट। तो दूसरी स्टेट से क्यों अपने नेशनल इंटरेस्ट को ही परसू करती हैं, इमोशंस को या आइडियोलॉजी को क्यों साइड करती हैं? नंबर वन, प्रोटेक्ट द सोवेरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। सोवेरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरेन पॉलिसी, नेशनल इंटरेस्ट में पता है एक होते हैं प्राइमरी इंटरेस्ट, सेकेंडरी इंटरेस्ट होते हैं। प्राइमरी इंटरेस्ट स्टेट के यही होते हैं, तो प्रोटेक्ट द सोवेरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ये इंटरनेशनल रिलेशंस में हम पढ़ाता हूँ वैसे। नंबर टू, टू एंश्योर नेशनल सिक्योरिटी, प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, ये सेकेंडरी इंटरेस्ट होते हैं। नंबर थ्री, इमोशनल डिसीजंस कैन लीड टू द अनप्रेडिक्टेबल आउटकम्स। अगर आप इमोशनली कोई डिसीजन लेते हैं उसके आउटकम्स भी फिर रेशनल नहीं होते, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। नंबर फोर, इमोशंस कैन ओवरराइड रेशनल कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। अब लैंग्वेज एंड वर्डिंग, आई थिंक आपको अब क्लियर हो गई होगी कि लैंग्वेज एंड वर्डिंग आपकी एक्सप्रेशन किस तरह से होनी चाहिए। नंबर फिफ्थ, इमोशनल रिस्पॉन्सेस कैन एस्केलेट कॉन्फ्लिक्ट्स। इमोशनल जो रिस्पॉन्स होते हैं वो कहते हैं ना कि गुस्से में कोई भी डिसीजन ना लो या गुस्से में आप बात ना करो, आंसर ना दो, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। यही बात हो रही है आसान से लफ्जों में। नंबर फोर, फोर एडर, व्हाई पाकिस्तान प्रेफर इमोशंस फीलिंग्स एंड आइडियोलॉजी इन इट्स फॉरेन पॉलिसी। क्यों परसू करता है पाकिस्तान, क्यों हमें इमोशनल फॉरेन पॉलिसी बनाई हुई है? नंबर वन, इस्लामिक आइडेंटिटी ऑफ स्टेट, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान सबसे पहले। नंबर टू, इंडिपेंडेंस on the basis of two nation theory, meaning that a strong attachment to the two nation theory. Number three, Pakistan consider itself as only nuclear power in Muslim world. कहते हैं न्यूक्लियर मुस्लिम वर्ल्ड में हम ही न्यूक्लियर पावर हैं। नंबर फोर, religious provisions in the constitution of Pakistan. Number fifth, religious parties influence the foreign policy decision making. ये मुशर्रफ के टाइम में भी हुआ था, इसके एग्जाम्पल हैं। नंबर सिक्स, public emotional attachment to the Muslim countries like Iran, Saudi Arabia and Turkey. अर्तुगरुल वाली एग्जांपल आपके सामने है। ओके, अब इसके इम्पैक्ट्स देखते हैं जो लास्ट में हमसे पूछा गया है कि इसके इम्पैक्ट्स भी हैं पाकिस्तान पे। कौन से इम्पैक्ट्स ऑफ प्रेफरिंग इमोशंस, फीलिंग्स एंड आइडियोलॉजी ऑन फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान?
नंबर वन, lack of neutrality in foreign policy has fueled sectarian violence in Pakistan. ठीक है, न्यूट्रलिटी हम नहीं लेते, उससे क्या हुआ है, सेक्टरियन वायलेंस। हाँ जी, टर्की खुद सेक्युलर है, मजे की बात। न्यूट्रलिटी हमारी फॉरेन पॉलिसी में नहीं है, दैट्स वाई क्या हुआ, यहाँ पे शिया सुन्नी वायलेंस, अनफॉर्चुनेटली। नंबर टू, इमोशनल डिसीजंस हैव एक्सक्रीबेटेड टेंशन विद इंडिया। 1948, 1965, 1971, उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन तो अलग ही है, इनकी लिस्ट बड़ी है। इंडिया के साथ में आज भी कहता हूँ, इंडिया के साथ रिलेशंस हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए हैं, क्योंकि इंडिया इज द बिगेस्ट इकोनॉमिक मार्केट। आप, यू आर नो वेयर नियर टू इंडिया नाउ। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दी, देखें, इमोशंस को साइड करके हम देखें, इंडिया इज फार अहेड ऑफ पाकिस्तान नाउ, फार अहेड। आप उसके नियर भी नहीं है, उनकी आईटी देखें, आप आईटी देखें उनकी। चलें देखें, एक बात है, मोदी की पॉलिसीज रिगार्डिंग द मुस्लिम्स, उनके साथ हम डिसएग्री कर सकते हैं। मैं कोई मोदी का सपोर्टर नहीं हूं, या इंडिया का कोई सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन क्या मोदी ने इंडिया को राइज नहीं किया? ठीक है, क्या मोदी ने इंडिया को ग्रो नहीं किया एट इंटरनेशनल लेवल, या इकोनॉमिक डेवलपमेंट? इंडिया की आईटी देखें आप। मैं कोई प्रो इंडिया नहीं हूं, लेकिन आप फैक्ट्स पे बात करें, इंडिया इज फार अहेड ऑफ पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि वो समझ गए थे, सिक्योरिटी सेंट्रिक जो है ना, सिक्योरिटी सेंट्रिक मॉडल कभी भी काम नहीं करता। उससे रिसोर्सेज ड्रेन होते हैं, रिसोर्सेज ड्रेन होते हैं, वार से, कॉन्फ्लिक्ट से रिसोर्सेज ड्रेन होते हैं। और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देखिए, इमोशन साइड है, ईरान के साथ ट्रेड है, ईरान से ही ऑयल एंड गैस लेते हैं इंडिया। ईरान पे सैंक्शंस लगे हुए हैं, लेकिन यूएसए ने एजम्पशंस दी हुई है इंडिया को, बेशक आप ट्रेड करो ईरान के साथ। इसी तरह से, इसी तरह से इंडिया एससीओ का मेंबर है, साथ में ब्रिक्स का भी मेंबर है। अब मजे की बात देखिए, इसमें भी रशिया चाइना है, इसमें भी रशिया चाइना है। ये डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रहा है, ये डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं दोनों। और उसमें इंडिया भी साथ में मिला हुआ है, और साथ में इंडो पैसिफिक पॉलिसी में इंडिया मेजर अलाय है यूएस का अगेंस्ट चाइना। मतलब क्या खिचड़ी पकी हुई है। मतलब आप खुद सोचो, मतलब कैन यू थिंक अबाउट इट, क्वाड में यूएसए का मेंबर बना हुआ है अगेंस्ट चाइना। ठीक है, अगेंस्ट चाइना, क्या खिचड़ी मजे की पकी हुई है। ये क्वाड में इंडिया मेजर अलाय है, यूएसए कहता है ये नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। ठीक है, यूएसए की हेल्प से, या यूएसए से अजम्पशंस ली हुई है। ईरान, जो कि हमारी फॉरेन पॉलिसी का सबसे ज्यादा बड़ा फेल्यूर है, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट वहीं पे वहीं पड़ा हुआ है, वहीं पे वहीं पड़ा पड़ा हुआ है। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, ईरान ने अपनी साइड से कंस्ट्रक्शन की हुई है, पाकिस्तान ने नहीं किया। ईरान के साथ एनर्जी ट्रेड, यही इंडिया ब्रिक्स में भी है, एचसीओ में भी है। ये दोनों डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं, जो कि यूएसए के अगेंस्ट है। क्या माशाल्लाह। it means states only care about the national interest, states only care about the national interest। समझ आ गया आपको? जी, हाँ जी। इमोशनल डिसीजंस, इमोशनल support for Taliban led to accusation that Pakistan was harboring terrorists। ट्रंप ने ट्वीट किए थे, याद है ना?
कि पाकिस्तान इज सपोर्टिंग टेररिज्म ट्रम्प के फर्स्ट टेन्यूर में। नंबर 4, इमोशनल डिसीजंस टू ट्रेन मुजाहिदीन व्हिच लेटर टर्न अगेंस्ट द पाकिस्तान। टीटीपी, टीटीपी कहां से आई है वैसे? आपने कभी टीटीपी की हिस्ट्री पढ़ी है? ये टीटीपी कहां से आई है ये तालिबान का ही फैक्शन है। तालिबान कौन है? हमने ट्रेंड किया है। हमने ही बनाया है ना, यूएसए सऊदी अरेबिया की हेल्प से तालिबान को अगेंस्ट सोवियत। जी। टीटीपी कौन है? जी। उसके बाद देखें, पाकिस्तान इज लिमिटेड रीजनल कॉपरेशन, एससीओ और ईसीओ। ईसीओ तेहरान, ईसीओ ईरान, पाकिस्तान एंड टर्की ईसीओ के मेंबर हैं बस। 6 एफ, ये पॉइंट समझना, बड़े मजे की पॉइंट है ये। एब्सेंस ऑफ जियो इकोनॉमिक फैक्टर इन फॉरेन पॉलिसी। जियो इकोनॉमिक, नॉट जियो स्ट्रेटेजिक। हम जियो स्ट्रेटेजिक पे बेस करते हैं, फोकस करते हैं, नॉट जियो इकोनॉमिक। स्टेट्स जियो इकोनॉमिक्स पे फोकस करती हैं, हम जियो स्ट्रेटेजिक पे फोकस करते हैं। इन दोनों में क्या फर्क है पता है? जियो स्ट्रेटेजिक, आप अपनी जोग्राफिकल लोकेशन से कितने पॉलिटिकल एडवांटेजेस ले सकते हैं। जियो इकोनॉमिक्स का मतलब है आप अपनी जोग्राफिकल लोकेशन से कितने इकोनॉमिक एडवांटेजेस ले सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली जहां पे हमें फोकस करना चाहिए था, ये इस पॉइंट पे हम इस पे डिपेंड करते हैं आज भी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एक होता है जियो इकोनॉमिक्स, एक होता है जियो स्ट्रेटेजिक। आप अपनी जोग्राफिकल लोकेशन से कितने पॉलिटिकल एडवांटेजेस ले सकते हैं, दैट इज जियो पॉलिटिकल। आप अपने जोग्राफिकल लोकेशन की बेसिस पे कितने इकोनॉमिक एडवांटेजेस ले सकते हैं, दैट इज द जियो इकोनॉमिक्स। एंड जियो इकोनॉमिक फैक्टर इज मिसिंग इन आवर फॉरेन पॉलिसी। नंबर 7, over reliance on the Muslim countries like सऊदी अरेबिया लीडिंग टू लिमिटेड फॉरेन एंगेजमेंट। और आज मुझे कुछ कहने की नीड नहीं है अब तो। आए दिन सऊदी अरेबिया पे कितनी रिलायंस की हुई है हमने, कितनी रिलायंस की हुई है। उसका, उसके इम्पैक्ट्स क्या हैं? लिमिटेड फॉरेन एंगेजमेंट है हमारी, ओवर रिलायंस ऑन दी सऊदी अरेबिया। फॉरेन पॉलिसी जो है किसी भी एक स्टेट पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए। नंबर 8, फोकस ऑन आइडियोलॉजी, फोकस ऑन आइडियोलॉजी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैव hindered trade, foreign direct investment and investments. See with Sharia now and best of luck for the census 2025. अच्छा, सब सुनो, पहले सुनो, मुझे पहले फीडबैक दो, फिर मैं आपकी क्वेरीज लेता हूँ। आपको आज की क्लास किस तरह से लगी, सबसे पहले मुझे फीडबैक दो, फिर बाकी बातें बाद में। फिर मैं आपकी क्वेरीज लेता हूँ और मैं आपको गेस्ट पेपर का भी बताता हूँ। मैं आपको गेस्ट पेपर का भी बताता हूँ ये कि गेस्ट पेपर का क्या करना है। और जितने भी हैं क्लास में फीडबैक देके जाएं, बेशक आप चले जाएं, कोई मसला नहीं है। गेस्ट पेपर के मैं बताता हूँ आपको गेस्ट पेपर का क्या बनेगा। हम्म फिर मैं गेस्ट पेपर का बताता हूँ आपको कि क्या बनेगा गेस्ट पेपर का। हम्म। पहले फीडबैक तो दे देना राशिद, तुरंत से क्वेश्चन पे आ गए हैं। मैं कह रहा हूँ मैं आपको,
हम्म। फिर मैं आपके क्वेश्चंस डील करता हूँ और गैस पेपर का क्या करना है, विल सी दैट। वन मोर सेशन। सारे फीडबैक दें, फिर मैं आपको गैस पेपर का बताता हूँ और नंबर दे देता हूँ आपको। इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, 56। फीडबैक तो दे दें, तो अच्छा लगा बुरा लगा बताओ। आई डोंट माइंड, क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज वेलकम। क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज वेलकम। अच्छा लगा बुरा लगा मुझे बताओ। इतने सारे स्टूडेंट्स हैं। ओके, मैं पूछता हूँ, खुद पूछना पड़ता है। समय आपको कैसे लगा? एजा, एमन, आमना, अमारा, अनाया, अरसल, अरसलान, अस्मा। एएसपी साहब, आप ने नाम पहले एएसपी रखा हुआ है, माशाल्लाह से। असल नाम क्या है आपका? आयशा, फातिमा, हसन, इकरा, जवाद, कबीर, करिश्मा, खिजरा, किंजा, माहा, माहम, मलिया, मारिया, मेरी एंड मरियम, मोहिना, मुस्तविर, मुस्कान, राबिया, रेहान, रजा, सादिया, सना, शफक, सीमब, सुमन, सोबिया, तंजीला, जैद। हम्म। और नेक्स्ट ईयर आ जाना, पेपर्स देके ना आ जाना। पेपर्स देके आ जाना मेरे पास। चले, मैं नंबर दे देता हूँ, मेरे से आप ले लेना। गैस पेपर में ना मेरे से ले लेना, आज या कल सुबह तक कंफर्म कर लेना मेरे से, ठीक है? मैं पूछता हूँ आरटी वालों से, उन्होंने लोगो लगा दिया तो मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। और मॉक्स ज्वाइन करना आप, मॉक्स किसी भी सब्जेक्ट का मॉक ज्वाइन करना। मॉक टेस्ट होंगी 27 से है स्टार्ट ना। तो वो मैं ही एवेल्यूएट करूंगा एंड मैं ही उसकी असेसमेंट देखूंगा और पेपर भी मैं ही सेट करूंगा। अच्छा, मैंने नंबर दे दिया आपको, चैट में होगा देखो। चैट में नंबर आ गया होगा। ओके, चैट में नंबर आ गया होगा, देखो आप। तो गैस पेपर जो है करंट अफेयर्स के, पाकिस्तान अफेयर्स का और जेंडर का है, इंटरनेशनल रिलेशंस का है। इसके अलावा गैस पेपर नहीं है, मैं यही सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। अब ये ना हो कि मेरे से कहें कि सर वो दे दें पॉलिटिकल साइंस का गैस पेपर या इस्लामियात का गैस पेपर, वो मैं नहीं पढ़ाता। ओके। एंड मॉक्स लेना, मैं अगेन कह रहा हूँ, मॉक्स लेना जरूर। सर अहमद, मुझे क्या पता, मैं इंटरनेशनल रिलेशंस, आईआर, करंट अफेयर्स, इंडो पाक, ये मैं डील करता हूँ मैं। ये सब्जेक्ट्स में डील करता हूँ मैं। इनके गैस पेपर्स, इनके नोट्स, कंटेंट, एवेल्यूएशन एंड ऑल दैट,
सब मैं ही डील करता हूँ उनकी। ठीक है, आपने जाना है, चले जाए। हाँ जी, पूछें, क्वेश्चंस पूछें, अब क्वेरीज टाइम है आपको। पूछें, जल्दी से पूछें, जल्दी से पूछें। नहीं, ग्रुप में शेयर नहीं करूंगा मैं। जिन स्टूडेंट्स ने वर्कशॉप लिए हैं उनको ही मिलेगा, क्योंकि उनके पास मेरा नंबर है, तो वही लेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने वर्कशॉप नहीं लिया तो उनको मैं क्यों बांटता फिरूं गैस पेपर। थोड़ा दिमाग यूज करें ना। जिसने ली है, मैंने नंबर दिया हुआ है, वो मेरे से ले लेना। मेरे से ले लेना आप। जिसने वो लिया ही नहीं है वर्कशॉप, तो मैं उसको क्यों दूं। जिसने वर्कशॉप ही नहीं लिया तो मैंने उसको क्यों दे दूं। सॉफ्ट फॉर्म में बुक नहीं मिलेगी सर, शेरियार के पास है, आप उससे मांगे वो दे देते हैं तो दे देते हैं। मुझे कोई इशू नहीं है। सर शेरियार के पास है वैसे, उनको दी हुई है। आप कांटेक्ट कर लें। इंटरनेशनल रिलेशंस की बुक मांग रही हैं, और मैं यमुना, और जेंडर की शायद भी। सर शहरियार के पास शॉर्ट फॉर्म है होगी। तो गैस पेपर में आपको रात या कल सुबह तक दे दूंगा मैं। मेरी बुक जो है वो आपको सर शहरियार के पास शॉर्ट फॉर्म में, उनको कहें कि पब्लिश कर दें। जी जी, मैंने लिखी हुई है, उनको दी हुई है मैंने शॉर्ट फॉर्म में कि पब्लिश कर दें इसे। अब वो नहीं करते करते हैं, अब उनकी मर्जी है। मेरा काम था बुक लिखना। अच्छा, सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में पूछे, सुनो सुनो। अच्छा क्वेश्चन पूछा है वैसे। वो आपसे पूछेगा, सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान वाज, सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान नेगेशन ऑफ टू नेशन थ्योरी। इस तरह से मोस्टली पूछता है वो। क्या सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान नेगेशन थी टू नेशन थ्योरी की या नहीं। ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि टू नेशन थ्योरी वाज, टू नेशन थ्योरी इज बेस्ड ऑन द religious context. Hindu and Muslims are two distinct communities having distinct civilization. लेकिन सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान वो रिलीजियस बेसिस पे नहीं हुई, वो हुई है सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स पे। सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स पे सेपरेशन हुई है। सो बेसिकली उसके रीजंस क्या थे। पॉलिटिकल पोलराइजेशन थी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का इशू था, ठीक है, इशू ऑफ रिप्रेजेंटेशन का इशू था, लैंग्वेज इशू था, एंड इलेक्शंस ऑफ 1970s, ये चीजें थी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, ये सब चीजें। हमारे यहाँ ये जो मैंने बताया आपको, ये फॉलो करें, इंशाल्लाह आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, ये चीज फॉलो करें आप, अच्छे मार्क्स आएंगे। 26 अमेंडमेंट वाला क्वेश्चन आपको मैं उसमें दूंगा, मॉक में दूंगा। 26 अमेंडमेंट पे क्वेश्चन मैं आपको मॉक में दूंगा। ठीक है, जरना मेरा व्हाट्सएप है, ऑब्वियस सी बात है, व्हाट्सएप क्यों नहीं है। मैं अगेन नंबर लिख लेता हूँ, क्या मसला है, व्हाट्सएप क्यों नहीं है मेरा। ये लिखें, मॉक्स लेंगे आप इसी सब्जेक्ट का। नहीं नहीं, मॉक आपका होगा, ऐसे का भी है उसमें, सर शहरियार लेंगे वो, करंट अफेयर्स का, पाकिस्तान अफेयर्स का में। हाँ जी बिल्कुल, 18th अमेंडमेंट होती तो कुछ बन सकता था, कुछ बन सकता था। जी।
और कोई क्वेश्चन जल्दी से पूछें, लास्ट 2 मिनट्स। आई एम सुपर डुपर टायर्ड। टायर्ड। ये आपको क्या लगता है, ये ओवर द नाइट बनी है ये, मतलब जल्दी से मैंने बनाई है? पूरा दिन लगा है मुझे इसको लिखने में, डिजाइन करने में, ऑर्गेनाइज करने में। जी देखते हैं, रात आ गया मेरे पास पेपर तो मैं फॉरवर्ड करता हूँ, मैं पूछता हूँ आईटी वालों से। मैं पूछता हूँ आईटी आईटी वालों से। बाकी मॉक्स ले लेना आप, मैं अगेन कहूंगा, मॉक्स ले लेना। और जिनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट है, नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए आप आ जाना मेरे पास। ठीक है, नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए आ जाना। ठीक है, नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए आ जाना। देखेंगे क्या बनता है आप लोगों का। जिनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है ना, आ जाना नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए। क्या बनता है आपका। मौक की फी आप पूछ लें।